नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी उस बंगले के आसपास घूमती है जिसे स्थानीय लोग भूतिया बंगला कहते हैं, और इसके आसपास शाम के बाद कोई भी नहीं जाता है। पूरे नौगढ़ी क्षेत्र में यह बंगला इसी नाम से प्रसिद्ध है। इस बंगले की जो कहानी प्रचलित है, आइए हम उसे सुनते हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व इस बंगले को उस समय के इस इलाके के अंग्रेज अफसर हैरियट साहब ने बनवाया था। हैरियट साहब वैसे तो बड़े कड़क अफसर थे, मगर वो स्थानीय निवासियों से बड़ा प्रेम करते थे। हैरियट साहब ने इस इलाके की प्रगति के लिए काफी काम किया था। उन्होंने यहां स्कूल खुलवाया था ताकि लोग पढ़ लिख सके। ये बात और है कि उन दिनों लोग पढ़ाई लिखाई को फिजूल का फितूर मानते थे और स्कूल जाने को व्यर्थ समय बर्बाद करना मानते थे। हैरियट साहब ने इस इलाके में मुसाफिरों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाई थी, कुएं भी खुदवाए थे। कुल मिलाकर उस समय की प्रचलित प्रथाओं वाले अत्याचारी अंग्रेज अफसरों के विपरीत हैरियट साहब एक नेक दिल और दयालु अफसर थे, और इसीलिए यहां के तत्कालीन निवासी भी उन्हें पूरा सम्मान देते थे। हैरियट साहब को गुजरे हुए लगभग 100 वर्षों से अधिक समय बीत चुका था, मगर उनकी आत्मा आज तक इस बंगले में ही थी, और इसीलिए हैरियट साहब का बंगला आज इस इलाके में भूतिया बंगला कहलाता था। अक्सर यहाँ के निवासियों को रात बेरात बंगले में हलचल दिखाई देती थी। खास मौकों पर बंगले में पार्टी सी होती भी महसूस होती थी। बंगले में आधी रात के बाद अक्सर झाड़ फानूस जल उठते थे, आसपास उजाला फैल जाता था। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि कभी दिन में देखने पर बंगले में एक भी सलामत फानूस नहीं दिखाई देता था। सारा बंगला जो दिन में उजाड़ और टूटा फूटा दिखता था, वही रात में न जाने कैसे खूबसूरती से सजाया सा लगने लगता था। रात भर बंगले में पार्टी का शोरगुल चलता रहता, चहल पहल बनी रहती, और सुबह होने से पहले ही सारा टीप टाप सिमट जाता। सुबह बंगला पुनः उसी खंडहर नुमा हालत में आ जाता था। अब आते हैं अपनी कहानी की ओर। हमारी कहानी शुरू होती है नौगढ़ी कस्बे में नवेंदु के आने के बाद से। नवेंदु की पोस्टिंग नौगढ़ी के कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर के पद पर हुई थी, और उसने यहां आकर ज्वाइन कर लिया था। फिलहाल उसने सरकारी डाक बंगले में अपने एक दोस्त के माध्यम से जुगाड़ लगाकर अपनी व्यवस्था बना ली थी। मगर आखिर कब तक वो यहां ठहरता, सो उसने अपने रहने के लिए दलाल के साथ एक मकान ढूंढना शुरू किया। इस बाबत शहर में घूमते हुए उसे हैरियट साहब का बंगला दिखाई दिया। उसने उत्सुकतावश दलाल से उस बंगले के बारे में पूछताछ की, तो दलाल ने सुनी सुनाई बातों के आधार पर जितना उसे मालूम था वो सब नवेंदु को बताया। दलाल के मुंह से उस बंगले के किस्से सुनकर नवेंदु के मन में उस बंगले को अंदर से घूमकर देखने की इच्छा बलवती हो उठी। उसने ठान लिया कि वो उस बंगले के रहस्य की खोज करके रहेगा। नवेंदु ने अपने रहने का ठिकाना पक्का करके उस बंगले बारे में और जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी मुलाकात एक उसके जैसे ही एडवेंचर के शौकीन शख्स डेनियल फर्नांडिस से हुई। डेनियल भी नवेंदु की तरह उस बंगले के बारे में लोगों से सुनता आ रहा था, और जब नवेंदु से उसकी मुलाकात हुई तो दोनों ने आपस में जानकारियां साझा की, और दोनों ने मिलकर उस बंगले को घूमकर भीतर से अच्छी तरह देखने का सोचा। नवेंदु ने डेनियल से कहा, हम लोग अगले इतवार उस बंगले में चलेंगे और वहां अच्छी तरह घूमकर सब चीजें देखकर खुद की तसल्ली करेंगे। डेनियल ने भी उसका समर्थन किया, और दोनों ने अगले इतवार सुबह 10 बजे नवेंदु के घर पर मिलना तय किया। इतवार को सुबह 10 बजे डेनियल नवेंदु के घर आ गया, और दोनों नवेंदु की 2 व्हीलर पर सवार होकर चल दिए हैरियट साहब के बंगले की ओर। बंगले पर पहुंचकर नवेंदु ने अपनी गाड़ी बंगले के सामने पड़ी खाली जगह पर खड़ी की, और दोनों मिलकर बंगले के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। वे आगे बढ़ते इससे पहले अचानक उनके सामने एक बुजुर्ग सा आदमी आकर खड़ा हो गया और बोला, खबरदार,
आप लोग कहां जा रहे हैं? क्या आप लोगों को मालूम नहीं कि यह बंगला भूतिया है और इसके अंदर जाना खतरनाक है? नवेंदु ने बोला कि भाई साहब, हम दोनों पुरानी इमारतों पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी सिलसिले में इस बंगले को अंदर से घूमकर देखना चाहते हैं। उसने फिर उन्हें उस बंगले के अंदर जाने से मना करते हुए समझाना चाहा, मगर वे उसकी बातें अनसुनी कर आगे बढ़ गए। वे लोग गेट के पास पहुंचे। बंगले के गेट को देखने से लग रहा था जैसे उसे बरसों से खोला न गया हो, मगर बंगले की बाउंड्री वॉल कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जहां से आवारा जानवर और शायद नशेड़ी लोग बंगले में आवागमन करते थे। दोनों बंगले की टूटी चारदीवारी से ही होकर उसके अंदर पहुंचे। अंदर बंगले की मुख्य इमारत तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा झाड़ियों की झुरमुट से भरा उजाड़ सा बगीचा था, जो कभी सुंदर फूलों की क्यारियों और फलदार पेड़ों से सजा रहता होगा। उस झाड़ियों से भरे जंगलनुमा बगीचे में कुछ पगडंडियां भी दिखाई दे रही थी, जिनका उपयोग उस बंगले पास तक जाने वाले नशेड़ी करते होंगे। नवेंदु ने डेनियल की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हो, अंदर चले क्या? डेनियल ने सर हिलाकर सहमति दी और दोनों बंगले के मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। नवेंदु ने घड़ी देखी, 11:30 बज रहे थे। उन्होंने अपने साथ चाय और कुछ स्नैक्स भी रखे हुए थे। वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो देखा वो सिर्फ उड़का हुआ था, उसमें ताला नहीं लगा था। जरा सा धक्का देते ही वो खुल गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस उजाड़ सी इमारत का दरवाजा इतनी आसानी से कैसे खुल गया, जैसे उसका अभी भी दैनिक उपयोग जारी हो। दोनों सतर्कता से आसपास नजर रखते हुए उस दरवाजे के अंदर घुसे। अंदर पक्षियों की बीट, चमगादड़ों का मल, आवारा जानवरों के द्वारा की गई गंदगी और कुछ देसी शराब की बोतलें और पाउच के साथ ही नमकीन के खाली पैकेट, पुराने रद्दी अखबार इत्यादि पड़े हुए थे और सब मिलकर एक अजीब सी दुर्गंध पैदा कर रहे थे। उन्होंने नाक दबाकर अंदर प्रवेश किया। वे दोनों बंगले का निरीक्षण करते रहे। बंगले के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था, जिसकी छत नक्काशीदार थी। ऊपर बड़े बड़े फानुसों के अवशेष लटके थे, हालांकि अब उसके रंग कुछ हल्के पड़ गए थे। हाल के दोनों ओर रहवास हेतु कमरे बने थे। आगे चलकर रसोई और भंडार गृह बना था। उसके बाद खुला आंगन था। उसके बाद नहाना घर बना था। उसमें बड़ा सा बाथटब भी बना था। हालांकि पूरा बंगला पक्षियों की बीट और जानवरों के मल मूत्र से अटा पड़ा था। कमोबेश सभी कमरों का यही हाल था। उनको देखने से कहीं से भी यह नहीं लगता था कि उनका आजकल किसी प्रकार से उपयोग किया जाता होगा। सभी कमरे रखरखाव के अभाव में बिल्कुल बदहाल से हो गए थे। हां, मगर उनकी जबूत आज भी कायम थी। पूरे बंगले को खंगालने के बाद दोनों बाहर आ गए और उस जंगल नुमा बगीचे के एक दरख्त के नीचे बैठकर उन्होंने साथ लाई हुई चाय पी और स्नैक्स खाए तथा लगभग 2-2.5 घंटे का वक्त वहां बिताकर वे वापस लौट आए। रास्ते भर दोनों के दिमाग में यही चलता रहा कि शायद उस बंगले से संबंधित कहानियां कपोल कल्पित ही है। दोनों नवेंदु के घर आ गए और बैठक में बैठकर चर्चा करने लगे कि आखिर सच क्या है, क्योंकि यहां के स्थानीय निवासियों का यह दृढ़ विश्वास था कि हैरियट साहब की आत्मा आज भी उस बंगले में है और वे ही समय समय पर वहां रात में पार्टियों का आयोजन करते रहते हैं। मगर फिर वे अपनी आंखों देखी पर कैसे अविश्वास कर सकते थे, सो संशय बरकरार रहा था। खैर, डेनियल ने नवेंदु से विदा ली और अपने घर चला गया। मगर नवेंदु ने इस बात की सच्चाई का पता लगाने की मन में ठान ली और उसने तय किया कि वो पहले तो स्थानीय लोगों से बंगले में होने वाली पार्टियों की किसी निश्चित अवसर अथवा दिन को होने की जानकारी लेगा और यदि ऐसा कुछ पता लगा कि किसी विशेष तिथि या कुछ अंतराल में पार्टियां होती हैं, तो वो उस खास दिन को बंगले की ओर रात में जाएगा अथवा शाम से पहले ही जाकर छिप जाएगा। यह सब सोचते हुए उसे उस बुजुर्ग का ध्यान आ गया जिसने उन लोगों को उस बंगले में जाने से रोकने का प्रयास किया था। उसने अगले दिन कॉलेज से फ्री होकर उस ओर जाकर उस बुजुर्ग से मिलने की सोची। पहले उसने डेनियल को साथ लेने की सोची, मगर फिर उसने सोचा कि अकेले चलने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि अकेले में उससे ज्यादा जानकारी मिल सकती है। वो उस जगह पहुंचा जहां वो बुजुर्ग व्यक्ति उन लोगों को मिला था। उसने उनकी खोज में आसपास नजर दौड़ाई तो जैसे वो भूमि फोड़कर बाहर निकला हो, ऐसे ही अचानक वही बुजुर्ग उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला,
तुम फिर आ गए। उस दिन बंगले में जाकर तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई क्या? नवेंदु ने उनका अभिवादन कर कहा, अरे चाचा, मैं तो पुराने भवनों पर थीसिस लिख रहा हूं, इसलिए बार बार यहां आ रहा हूं। मुझे अपनी थीसिस के लिए अच्छा मैटर मिल सकता है इस बंगले के इतिहास से। आप कृपया मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग हौले से मुस्कुराए और बोले, बेटे, मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैं जानता हूं तुम थीसिस वाली बात झूठ कह रहे हो, मगर कोई बात नहीं, पूछो क्या जानना चाहते हो। नवेंदु ने उनकी ओर प्रशंसात्मक नजर से देखा और बोला, मानता हूं चाचा, आपकी नजरें पारखी है, मगर सच यह है कि मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं और ऐतिहासिक भवनों में इंटरेस्ट रखता हूं। इस बंगले के साथ जुड़ी कहानियां मुझे आकर्षित करती हैं, इसीलिए मैं उनकी तह में जाना चाहता हूं। और अगर सचमुच इस बंगले में हैरियट साहब की आत्मा आज भी रहती है तो मैं उससे साक्षात्कार करना चाहता हूं। बुजुर्ग हंसे और बोले, बेटा, तुम्हारा यह प्रयास जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि वैसे तो आज तक हैरियट साहब की आत्मा ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, मगर फिर भी ऐसी रिस्क उठाने में बहुत खतरा है। नवेंदु भी मुस्कुराकर बोला, ठीक है चाचा, चलिए मैं खुद को दांव पर लगाने को तैयार हूं इस बंगले के रहस्य के समाधान के लिए। अब बुजुर्ग ने बंगले के बारे में बताना शुरू किया। नवेंदु के बार बार आग्रह करने पर उन बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें भी अपनी जवानी के दिनों में ऐसे एडवेंचर पसंद थे और वे अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहां कुछ रहस्यमय घटना घट चुकी हो। इसी दरमियान उनको इस बंगले की जानकारी मिली तो उन्होंने इस बंगले के रहस्य को खोजने का प्रयास शुरू करना चाहा। इस सिलसिले में उन्होंने अपने दादाजी, जो उस समय लगभग 80 वर्ष के थे, उनसे इस बंगले के बारे में पूछा तो उन्होंने सख्ती से इस ओर आने से उनको मना करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि मैं इस बंगले के बारे में सोचना छोड़ दूं, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं नहीं माना और मैंने इस बंगले से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करना जारी रखा। बुजुर्ग ने बताया कि वे अपने दादाजी से बंगले के बारे में बताने की जिद लगातार करते रहते थे। आखिर दादाजी ने एक दिन बताया कि उन्होंने हैरियट साहब को देखा है। वे एक कड़क, अनुशासन प्रिय मगर नर्मदिल अफसर थे। दादाजी उनके खिदमतगारों की टोली के सदस्य हुआ करते थे। हैरियट साहब अपने अधीनस्थों की सभी परेशानियों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते थे। एक बार उन्हें भी एक महाजन के चंगुल से हैरियट साहब ने ही छुड़ाया था। हैरियट साहब की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उनकी मौत पर पूरी नौगढ़ी में 10 दिन तक राजकीय शोक मनाया गया था और जिस दिन उन्हें दफनाया गया उस दिन पूरी नौगढ़ी में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला था। बुजुर्ग ये कहानी बताते हुए थोड़ा रुके तो नवेंदु ने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाने के लिए जो ही माचिस की तीली निकाली। बुजुर्ग एकदम हड़बड़ाए और उसे तीली जलाने से रोकते हुए बोले, नहीं नहीं, तीली मत सुलगाना, मुझे तकलीफ होती है। नवेंदु थोड़ा चौंका, मगर उसने कंधे उचकाए और सिगरेट वापस जेब में रख ली। बुजुर्ग की यह हरकत नवेंदु को थोड़ी अजीब तो लगी, मगर उसने कहानी आगे सुनने की लालच में अपनी तलब पर काबू पाया और उनसे आगे बताने को कहा तो बुजुर्ग बोले, मेरे दादाजी ने बताया था कि नौगढ़ी के बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि हैरियट साहब का मृत शरीर वास्तव में उस बंगले में उनके शयन कक्ष में ही दफनाया गया था। ऐसा उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही किया गया था और इस जानकारी को अत्यंत गोपनीय रखा गया था तथा उनकी जाति की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप एक खाली ताबूत कब्रिस्तान में दफनाकर उनका स्मारक बना दिया गया था। नवेंदु इस जानकारी से चौंक पड़ा। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा ये बताइए कि यदि ये इतनी गोपनीय बात है तो आपके दादाजी को कैसे पता लगी? बुजुर्ग थोड़ा हड़बड़ाए मगर फिर संभल कर बोले, वो तो बेटे मैंने बताया ना कि वे इस बंगले के खिदमतकार थे, सो उन्हें बंगले के किसी अंतरंग नौकर ने बातों बातों में बताया था। नवेंदु की तसल्ली तो नहीं हुई, मगर उसने आगे की कहानी जानने के लिए इस बात को यहीं छोड़ दिया। बुजुर्ग आगे बताने लगे कि यह जानकारी लगने पर कि हैरियट साहब को इसी बंगले में दफनाया गया है, मेरी इच्छा बलवती हो उठी कि मैं बंगले को अंदर से घूमकर देखूं। मैं ऐसा विचार बना ही रहा था कि मुझे बंगले में रात को होने वाली रहस्यमय पार्टियों की जानकारी लगी। मैं इस ताक में रहने लगा कि मुझे किसी रात का ऐसी पार्टी होती दिखाई दे
तो मैं अंदर घुसकर देखूं। मैं अक्सर रातों को बंगले के आसपास चक्कर लगाता रहता था। आखिर एक दिन मुझे बंगले में रोशनी दिखाई दी। मैं चटपट अंदर घुसने की तैयारी करने लगा। मैंने अपने साथ एक टार्च रखी और बंगले के गेट पर पहुंचा। मैं देखकर हैरान हो उठा, क्योंकि जो गेट दिन में टूटा फूटा सी दिखाई देता था वो इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त था और गेट पर एक सशस्त्र दरबान भी उपस्थित था। मैंने अंदर जाने का प्रयास किया तो उसने मुझे रोका नहीं, बल्कि निश्चल सा खड़ा रहा। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं निर्विघ्न अंदर चला गया। अंदर पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। नाच गाना और शराब का दौर चल रहा था। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि सभी निर्विकार से लग रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल ठंडी लग रही थी और वे यंत्रवत हरकतें करते नजर आ रहे थे। किसी ने भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं हाल अंदर चला गया। मुझे किसी ने नहीं रोका। मैं आगे बढ़ा तो अचानक एक अंग्रेज मेरे सामने पड़ गया। मैं घबरा गया और सोचने लगा कि अब शायद मुझे फटकार लगेगी। मैं वहीं थमकर खड़ा हो गया, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस अंग्रेज ने न तो मुझे टोका और न ही कोई प्रतिक्रिया दी, बल्कि वो मेरे सामने आकर मुझे पार कर गया, जैसे वो हवा में तैर कर निकल गया। मैं अचकचा गया। ये कैसे संभव है कि कोई मुझे पार करके निकल जाए? मैं आगे बढ़ा और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब इस दौरान कई लोगों ने मुझे उसी प्रकार से पार किया। मैं घबरा गया और बाहर जाने को पलटा, मगर मैंने देखा सदर दरवाजा बंद होता। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा तो जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। मैं लड़खड़ाया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मैं तो बंगले के हाल के फर्श पर गिरा पड़ा था और मेरे चारों ओर बहुत सारी गंदगी बिखरी हुई थी। दुर्गंध के मारे वहां ठहरना मुश्किल हो रहा था। आसपास की गंदगी और दुर्गंध के मारे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दम घुटता सख्त लग रहा था। मैं उठकर बाहर भागा। बाहर खुली हवा में सांस लेने से मुझे राहत मिली। मैं चकरा गया कि रात को तो यह जगह इतनी गुलजार थी, मगर अभी इसकी हालत देखकर कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। मैं वहां से निकल आया और उस दिन की परिस्थितियों को सोच सोचकर मैं बीमार पड़ गया। मुझे सपने में भी उस बंगले में चल रही पार्टी और उसमें भाग ले रहे पारदर्शी लोगों के ही दर्शन होते। मेरा सोना मुहाल हो गया। आखिर मेरे घर वालों ने मेरा इलाज करवाया। मुझे मानसिक चिकित्सक को दिखाया गया, मगर कोई आराम नहीं हुआ। अंततः मेरे घर वालों ने मुझे किसी मंदिर में ले जाकर कुछ विशेष पूजा करवाई। तब जाकर मुझे उन दुस्वप्नों से निजात मिली। बस तब से लेकर आज तक मैं यही कोशिश करता हूं, जिससे दूसरे किसी पर वैसी मुसीबत ना आए जैसी मुझ पर आई थी। मैंने तुम्हें सारी कहानी सुना दी। अब मैं फिर तुमसे यही प्रार्थना करूंगा कि उस बंगले के रहस्य को खोजने में समय न गंवाओ। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इतना सब बताकर वो बुजुर्ग जैसे अचानक आए थे, वैसे ही थोड़ी दूर जाकर जैसे लुप्त हो गए। नवेंदु ने उनकी बातों पर विचार करने के बाद तय किया कि वो इस बंगले की पार्टी का रहस्य हर हाल में खोज कर रहेगा। मन ही मन ये तय करके वो वापस लौटा और उसने ये भी तय कर लिया कि वो लगातार 15 दिनों तक रात में बंगले की ओर आकर देखेगा कि पार्टी हो रही है या नहीं, और जिस दिन पार्टी होती दिखेगी वो अंदर चला जाएगा सच्चाई जानने। उसने ये बात डेनियल से शेयर करने की भी ठान ली। फिर यदि वो भी राजी होगा तो दोनों एक साथ आएंगे। घर आकर उसने डेनियल को फोन लगाया। उधर से जवाब मिलने पर उसने उसे रात को डिनर साथ करने बुलाया। डेनियल ने हामी भर दी। रात 8 बजे डेनियल नवेंदु के घर आ गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर डिनर किया और नवेंदु ने उस दिन की पूरी बात उसे बताकर अपने निर्णय से भी अवगत कराया। डेनियल ने उसके साथ जाने की हामी भर दी। दोनों दोस्त उस दिन रात को ही उस बंगले की ओर रवाना हो गए। रात 2-2:30 बजे तक बैठने के बावजूद कोई हलचल नहीं दिखी तो दोनों लौट आए और ऐसे 8 दिन बीत गए। 9वें दिन भी दोनों रात 10 बजे वहां पहुंचे। दोनों ने चाय का थर्मस रख लिया था। 11:30 बजे वे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी बंगले के गेट पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। दोनों चौकन्ने हो गए, मगर कुछ खास समझ नहीं आया। वे टकटकी लगाकर बंगले की ओर देख रहे थे।
ठीक 12 बजे बंगले के भीतर से घड़ियाल के 12 घंटे बजने की आवाज आने लगी। दोनों दोस्त एकदम चौकस हो गए। अचानक बंगले के भीतर रोशनी दिखाई देने लगी। हालांकि बाहर यथावत अंधकार ही था, मगर बंगले के बाहर से भी कुछ हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कुछ लोग आ जा रहे हों। नवेंदु ने डेनियल की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा, जैसे पूछा हो कुछ समझे। डेनियल ने भी सर हिलाकर स्वीकृति में संकेत किया। नवेंदु फुसफुसाकर बोला, मैं अंदर जाकर देखता हूं, तुम यही मेरा इंतजार करना। कोई खतरा होगा तो मैं संकेत दूंगा, तुम भीतर आ जाना। डेनियल पहले तो नहीं माना और साथ चलने की जिद करने लगा, मगर नवेंदु बोला, दोनों साथ जाएंगे तो खतरे की स्थिति में दोनों फंस जाएंगे, इसलिए तुम यहीं रुको। डेनियल मान गया। नवेंदु बंगले की टूटी चारदीवारी की ओर बढ़ा, मगर आश्चर्य चारदीवारी तो पूरी तरह सलामत दिख रही थी और बंगले का मेन गेट खुला हुआ था। उस पर 2 दरबान भी खड़े थे और इक्का दुक्का मेहमान भी भीतर को जाते दिख रहे थे। यह सब देखकर नवेंदु के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने देखा, दरबान किसी भी प्रवेश करने वाले व्यक्ति को टोक नहीं रहे थे, मात्र यंत्रवत खड़े थे। हिम्मत करके वो गेट की ओर बढ़ा। उसे किसी ने नहीं टोका। वो अंदर चला गया। अंदर सदर दरवाजे पर भी बहुत उजाला था। दीवारों पर रोशनी का इंतजाम दिखाई दे रहा था। नवेंदु के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। वो असमंजस की स्थिति में कुछ देर वहीं जड़वत खड़ा रह गया। फिर उसका ध्यान फर्श और छत पर भी गया। फर्श चमाचम चमक रहा था और छत की नक्काशी उभर कर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वो आगे हाल की ओर बढ़ा। हाल में काफी चहल पहल थी। बहुत से लोग उपस्थित थे। फानूस उजाले से भरे चमक रहे थे। उनके कांचों से सतरंगी प्रकाश किरणें फूट रही थी। हल्का म्यूजिक बज रहा था और एक रूमानी सा माहौल बना हुआ था, जिसमें मदहोशी का आलम था। शराब परोसी जा रही थी। मर्द और औरतें सभी शराब का सेवन कर रहे थे और कुछ जोड़े म्यूजिक की ताल पर नाच भी रहे थे। नवेंदु आगे बढ़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब वो हाल के अंदर पहुंचा तो कुछ वेटर और कुछ मेहमान उसके बीच से हवा में तैरते से गुजर गए। नवेंदु को बुजुर्ग की बताई बातें याद आने लगी। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही दृश्य का वर्णन किया था। नवेंदु हाल के मध्य तक जा पहुंचा था। वो वहां से खड़े होकर पूरे हाल पर नजर घुमाने लगा। उसे एक सिरे पर एक व्यक्ति के आसपास एक जमघट सा लगा दिखाई दिया। सभी आगंतुक उस तक जाते, उससे हाथ मिलाते और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उस व्यक्ति की पीठ नवेंदु की ओर थी। उसने एक कीमती सूट पहना हुआ था और झुककर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। नवेंदु समझ गया कि यही व्यक्ति पार्टी का होस्ट है, अर्थात यही व्यक्ति हैरियट साहब है। नवेंदु उस ओर देख ही रहा था कि वह व्यक्ति घूमा और उसका चेहरा नवेंदु को साफ दिखाई देने लगा। नवेंदु उस चेहरे को देखकर हैरान हो उठा, क्योंकि ये तो उसी बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा था जिससे वो 2 बार मिल चुका था। हालांकि ये व्यक्ति उन बुजुर्ग से उम्र में आधा लग रहा था, मगर चेहरा हूबहू वही था। अर्थात यदि उन बुजुर्ग को जवानी के दिनों में देखा जाता तो वे ऐसे ही दिखाई देते। उस व्यक्ति की नजरें हाल में घूमते घूमते नवेंदु पर पड़ी। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए वहीं से जोर से आवाज लगाई, "What a pleasant surprise, dear. I can't believe that you are here. Anyways, please come along and enjoy the party." अर्थात क्या ही सुखद आश्चर्य है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहां हैं। कोई बात नहीं, कृपया आइए और पार्टी का आनंद लीजिए। नवेंदु हड़बड़ाया और गिरते गिरते बचा। हैरियट साहब ने वहीं से आवाज लगाई, "जरा संभल कर यंग मैन देखो, गिर मत जाना।" और फिर वो हुआ कि नवेंदु अपने होश खोकर फर्श पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। हुआ यूं कि वहीं से खड़े खड़े हैरियट साहब ने अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ लंबा होता चला गया और आखिर नवेंदु के सामने मिलाने के लिए आकर रुक गया। उसके बाद उनकी गर्दन भी लंबी होकर नवेंदु के सामने आ गई और उसमें से आवाज आई, "हेलो डियर, कैसे हो?" मगर तब तक नवेंदु तो होश खो चुका था। देखते देखते रात गुजर गई। भोर के उजाले के पहले ही बंगले की चहल पहल खत्म हो गई, मगर नवेंदु बाहर नहीं आया तो डेनियल को चिंता हुई। दरअसल रात के अंतिम पलों में उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया था, सो वो हड़बड़ाकर जागा और बंगले के भीतर की ओर भागा। अंदर बगीचे के पास से नवेंदु उसे आता दिखाई दिया।
डेनियल को देखकर उसने वहीं से आवाज लगाई, भाई चाय का फ्लास्क लेते आओ, मैं अंदर ही हूं। डेनियल वापस बाहर जाकर फ्लास्क लेकर अंदर आया तो अंदर का हाल वैसा ही गंदगी से भरा पड़ा था जैसा उन्होंने उस रोज देखा था, और हाल के फर्श पर बीचों बीच नवेंदु का शरीर पड़ा हुआ था। डेनियल दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसे आवाज दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने झुककर नवेंदु के शरीर को हिलाना चाहा, मगर ये क्या, उसका शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा और अकड़ा हुआ था, जैसे उसे मरे हुए कई घंटे गुजर चुके हो। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। रात की आखिरी बस 10 बजे रात मधुपुर बस अड्डे पर रुकी। बस में गिने चुने 5 यात्री थे, मगर यहां सिर्फ प्रवीर बाबू उतरे। बस यहां 10 मिनट रुककर अपने आखिरी पड़ाव विद्यानगर को रवाना होगी। प्रवीर बाबू लगभग 48-50 साल के एक तंदुरुस्त अधेड़ थे। साहसी तो गजब के थे। डर जैसी चीज उन्हें छूकर भी नहीं गई थी। दिसंबर का महीना था। ठंड अपने पूरे रंग पर थी। ऊपर से कोहरा इतना घना था कि 5 फुट दूर भी बमुश्किल दिखाई दे रहा था। प्रवीर बाबू यहां के पोस्ट ऑफिस में सहायक पोस्टमास्टर पदस्थ हुए थे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई दी। उन्होंने अपनी अटैची उठाई और बस अड्डे से बाहर को चल पड़े। बाहर आकर उन्होंने चाय की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क के उस पार एक टपरिया थी जहां भट्टी में से धुआं निकल रहा था। प्रवीर बाबू को आस जगी शायद वहां चाय मिल जाए। वे उधर चल दिए। टपरिया में भट्टी से सटकर चारपाई बिछाकर एक शख्स गर्दन तक कंबल में लिपटा लेटा था। प्रवीर बाबू ने पूछा, चाय मिलेगी भैया? तो उसने उन्हें ऊपर से नीचे तक गहरी नजर से देखने के साथ ही कहा, जरूर मिलेगी बाबू। इस आखिरी बस के यात्रियों के उतरने के बाद ही मैं सोता हूं। ठंड के दिन है, बस से उतरकर चाय की तलाश में यात्री यहां आता ही है। वो उठा और प्रवीर बाबू को चारपाई पर बैठने का कहकर केतली, जो पहले से ही भट्टी के नजदीक रखी थी, उसे भट्टी पर चढ़ाने लगा। प्रवीर बाबू की इच्छा तो नहीं हो रही थी उस चारपाई पर बिछे मटमैले से बिस्तर पर बैठने की, मगर मजबूरी थी। टपरिया में और कोई जगह न थी बैठने को और बाहर ठंड से दांत कड़कड़ा रहे थे। वे अनिच्छापूर्वक बैठे। तब तक चाय गर्म हो चुकी थी। चाय वाले ने उसे गिलास में डालते हुए पूछा, बाबू यहां नए लगते हैं, कहां से आना हुआ है आपका और किसके घर जाएंगे? प्रवीर बाबू ने बताया कि वे सुदूर कलकत्ता से आ रहे हैं। यहां डाकघर में सहायक पोस्टमास्टर पद पर उन्हें काम करना है। सुनकर चाय वाले के स्वर में सम्मान का पुट आ गया। उन दिनों डाकघर बहुत महत्वपूर्ण होता था और उसके कर्मचारी बहुत सम्माननीय होते थे। फिर मधुपुर तो बहुत छोटा गांव था, मात्र 15-20 घरों की बस्ती थी। सो चाय वाले के लिए तो प्रवीर बाबू बहुत बड़े अधिकारी थे। प्रवीर बाबू ने चाय पीते हुए पूछा, यहां रात में कहीं ठहरने के लिए जगह मिल सकती है क्या? सुनकर चाय वाला हो करके हंस पड़ा। बोला, साहब ये शहर नहीं है, यहां ना कोई होटल है न धर्मशाला या सराय। आप तो ऐसा कीजिए, आज रात मेरी इस टपरिया में काट लीजिए। सुबह में मन्नू भैया जो हमारे यहां डाकिया हैं, उन्हें आपके आने की खबर कर दूंगा तो वे सरकारी बंगला साफ करके तैयार करा देंगे। प्रवीर बाबू इस टपरिया में ठहरने के नाम से ही कांप उठे, मगर मजबूरी थी, सो उन्होंने हामी भर दी। चाय वाले ने तुरंत अपनी चारपाई खाली की, उस पर कुछ पुराने अखबार बिछाए और प्रवीर बाबू का होलडाल खोलकर उनका बिस्तर लगा दिया। प्रवीर बाबू 1.5 दिन के सफर और 2 बार ट्रेन बदलने तथा आखिर में बस के सफर से इतना थक गए थे कि उन्हें खाने तक की सुध न रही। चाय पीने के बाद चाय वाले से बातचीत करते करते ही वे भट्टी की गर्माहट और कंबल की मिली जुली गर्मी से गहरी नींद सो गए। उन्हें अपने सामान तक को सहेजने का होश नहीं था। सुबह उनकी नींद खुली चाय वाले की आवाज से, जो उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर सिरहाने खड़ा आवाज दे रहा था। उन्होंने उठकर कुल्ला किया और चाय वाले ने उन्हें चाय और 2 बिस्किट दिए। उन्होंने चाय पी और बोले, बहुत धन्यवाद भाई, अब ये बताओ पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है? तो चाय वाले ने कहा, अरे साहब आप चिंता ना करें, मैंने सुबह उठते ही मन्नू भैया को खबर दे दी है, वे आपका क्वार्टर तैयार करा के 9 बजे तक आ जाएंगे। प्रवीर बाबू ने उसे रात जगह देने के लिए धन्यवाद दिया और रात के
तथा अभी के चाय बिस्किट के पैसे पूछे तो वो कान पकड़कर और फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, आप कल से हमारे मेहमान रहे। हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि इस गांव में आपको आते ही हमें आपकी सेवा का मौका मिला। हम तो धन्य हो गए। आपसे पैसे लेकर हम पाप के भागी नहीं बन सकते। प्रवीर बाबू ने भरसक कोशिश की, मगर उसने पैसे नहीं लिए। प्रवीर बाबू उसकी सरलता के कायल हो गए। थोड़ी देर में साइकिल पर सवार एक वर्दीधारी डाकिया आता दिखा तो चाय वाले ने कहा, लो साहब, आ गए मन्नू भैया। डाकिये ने आकर उनका अभिवादन किया और बोला, साहब, मैं मनोहर डाकिया हूं। आप आने से पहले तार दे देते तो मैं सब तैयारी कल ही करके आपको बस अड्डे में लेने चला आता। फिर चाय वाले से बोला, तूने बहुत अच्छा किया हरिया, जो साहब को रात अपने यहां जगह दी। प्रवीर बाबू ने फिर उसे पैसे देना चाहा तो मनोहर बोला, नहीं साहब, हमारे गांव में मेहमान से पैसा नहीं लिया जाता। मेहमान को हम भगवान का रूप मानते हैं। प्रवीर बाबू चाय वाले को धन्यवाद कहकर मनोहर के साथ चल दिए। वे दोनों पोस्ट ऑफिस पहुंचे। पास ही उनके लिए बना क्वार्टर दिखाई दे रहा था। मनोहर उन्हें लेकर क्वार्टर में पहुंचा। प्रवीर बाबू क्वार्टर के अंदर पहुंचे। क्वार्टर बिल्कुल साफ सुथरा था। उन्होंने क्वार्टर का घूमकर अच्छी तरह मुआयना किया। क्वार्टर में पिछवाड़े साफ सफाई के अभाव में घनी झाड़ियां उगाई थी और उनके क्वार्टर के पिछवाड़े बाउंड्री से लगकर 3 ताड़ के लंबे वृक्ष थे जो अंग्रेजी के W अक्षर का आकार सा बना रहे थे। इधर मनोहर ने उनका सामान जमा दिया और होल डाल से बिस्तर निकालकर उसे पलंग पर बिछा दिया। फिर बोला, साहब, आप फ्रेश हो ले, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आधे घंटे में आता हूं। प्रवीर बाबू ने कपड़े चेंज किए और फ्रेश होने चले गए। नहा धोकर वे कपड़े बदल रहे थे, तभी मनोहर गर्म पराठे और सब्जी लेकर आ गया। प्रवीर बाबू बोले, ये कहां मिलता है? तो मनोहर हंसकर बोला, साहब, ये हमारे घर का बना है और जब तक आपके खाने का इंतजाम नहीं हो जाता मैं आपके लिए दोनों वक्त का खाना भी ले आऊंगा। प्रवीर बाबू संकोच से बोले, मगर मन्नू, यूं मुफ्त की रोटियां तोड़ना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें इसके लिए पैसे लेने होंगे। मनोहर कानों पर हाथ लगाकर बोला, राम राम साहब, अतिथि को भोजन कराने के पैसे भला कोई लेता है? मनोहर नाश्ते के खाली बर्तन लेकर चला गया और प्रवीर बाबू भी तैयार होकर आधे घंटे में पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। सारा दिन आराम से कट गया। यहां अधिक काम नहीं था, अतः थकान नहीं हुई। दिन भर चाय के द्वार चलते रहे। दोपहर का खाना भी मनोहर के घर से आ गया था, मगर प्रवीर बाबू ने मनोहर से उनके लिए एक काम वाले की व्यवस्था करने को कहा। तो शाम को मनोहर डाक बांटकर लौटते समय एक 30 वर्षीय व्यक्ति को साथ ले आया। उसने प्रवीर बाबू को बताया, ये मुकुंदी है, बेचारा अनाथ है, मगर खाना बहुत अच्छा बनाता है और उसका दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो उनके बंगले में रहकर उनकी सेवा टहल कर देगा। प्रवीर बाबू ने पूछा, पगार कितनी लेगा? तो मन्नू बोला, साहब, इसे तो 2 जून की रोटी और रहने का ठिकाना मिल जाए, यही बहुत है। मगर प्रवीर बाबू नहीं माने। बोले, नहीं भाई, तनख्वाह तो इसे लेना ही होगी। तो मन्नू ने कहा, ठीक है साहब, जो आप उचित समझे दे दीजिएगा। प्रवीर बाबू ने हामी भर दी और वे लोग घर को चल दिए। मुकुंदी ने बड़ी कुशलता से घर का सारा काम संभाल लिया। रात के खाने के लिए ताजी सब्जी और भोजन हेतु आवश्यक अनाज तथा चाय इत्यादि का सामान वे लौटते समय खरीद ले गए। मुकुंदी ने रात का खाना पकाया और प्रवीर बाबू ने रात लगभग 8:30 बजे भोजन कर लिया। गांव का माहौल तो शाम गिरते ही भारी हो उठता था। सभी लोग मेहनतकश थे, अतः थक कर जल्दी ही सारा गांव सो जाता था। प्रवीर बाबू भी भोजन के बाद थोड़ा टहलकर लगभग 9:15 बजे बिस्तर पर आ गए। मुकुंदी अपने लिए ओढ़ने बिछाने का इंतजाम कर लाया था, सो वो बरामदे में ही दरी बिछाकर सो गया। रात प्रवीर बाबू की नींद किसी खटपट की आवाज से खुल गई। उन्हें लगा कोई चोर तो नहीं घुस आया घर में। साहसी तो वे थे ही, बिस्तर पर चौकन्ने हो गए और आहट लेने की कोशिश करने लगे। उनके कमरे में मध्यम रूप से लालटेन जल रही थी, क्योंकि गांव में बिजली की उपलब्धि रात में अनिश्चित थी। उन्होंने घड़ी देखी, रात के 1:30 बज रहे थे। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है, मगर फिर आहट नहीं हुई। थोड़ी देर जागकर वे मन का वहम सोचकर पुनः सो गए,
मगर थोड़ी देर में फिर उनकी नींद खुल गई, क्योंकि उन्हें फिर आहट सुनाई दी थी और इस बार वे निश्चित थे कि आवाज तो हुई है। वे बिस्तर से उठ बैठे। फिर उन्होंने हाथ में टार्च पकड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। उन्हें लगा आवाज पिछवाड़े की ओर से आ रही थी। उन्होंने आंगन का दरवाजा धीरे से खोला और पिछवाड़े की ओर टार्च की रोशनी फेंकी, मगर कुछ नजर नहीं आया। बाहर गजब की ठंड थी, कोहरा भी था, सो ज्यादा कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वे दरवाजे बंद कर वापस आ गए। उन्होंने पानी पिया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में उन्हें रजाई की गर्माहट में नींद आ गई। सुबह उनकी नींद खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं। वे उठे और टॉयलेट की ओर जाते हुए उन्होंने देखा कि मुकुंदी उनसे पहले ही उठकर चाय बना रहा था। उसने अंगीठी सुलगा दी थी और उस पर चाय का बर्तन चढ़ा हुआ था। उनके हाथ मुंह धोने के लिए बाल्टी में गर्म पानी भी रख दिया था। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। हाथ मुंह धोकर वे कमरे में आए तो मुकुंदी चाय ले आया। उन्होंने चाय पीते हुए उससे पूछा कि क्या वो रात में उठा था या बाहर गया था। उसने नकारात्मक उत्तर दिया तो वे सोच में पड़ गए कि रात आहट किस चीज की थी। खैर, वे तैयार होकर पोस्ट ऑफिस चले गए। वहां मन्नू पहले ही हाजिर था। मन्नू ने उनका अभिवादन किया और पूछा, साहब रात नींद तो ठीक से आ गई थी ना आपको? प्रवीर बाबू बोले, हां, अभी भी सफर की थकान पूरी उतरी नहीं है ना, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद सो गया था। हालांकि रात में 2 बार ऐसा लगा कि कोई आहट हुई हो, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए फिर सो गया। यह बात सुनकर मनोहर बोला, साहब आप उन आहटों पर ध्यान मत देना। प्रवीर बाबू बोले, क्यों? तो वो बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप तो बस आराम से सोना और रात में पिछवाड़े की ओर मत जाना। प्रवीर बाबू के मन में संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगा। उन्होंने सोचा, जरूर पिछवाड़े कोई खास बात है। उन्होंने भी तो पिछवाड़े की ओर ही आहट सुनी थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि आज रात अगर आवाज हुई तो उठकर जाएंगे और पता लगाएंगे कि वजह क्या है। वीर बाबू का मन काम में ठीक से लग नहीं रहा था। फिर भी बेमन से उन्होंने हाथ का काम निपटाने के बाद मन्नू से चाय लाने को कहा। मन्नू 2 चाय ले आया। दोनों जन साथ चाय पीने लगे। प्रवीर बाबू ने टोह लेने के लिए मन्नू से पूछा, ये बताओ मेरे क्वार्टर के पीछे क्या है? खुली जमीन है या कोई और मकान वगैरह है? मन्नू बोला, साहब उस ओर तो बियाबान सही है, बस आपके क्वार्टर के ठीक पीछे लगा हुआ एक खंडहर है जिसमें वे 3 ताड़ के पेड़ लगे हैं जो आपके क्वार्टर से दिखाई देते हैं। उस खंडहर के बाद जंगली झाड़ियां है और उस ओर कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो जगह भुताहा है। वैसे मैंने खुद तो कभी उस ओर जाकर नहीं देखा, मगर बचपन से ही यहाँ के निवासी अपने बच्चों को उस ओर जाने से मना करते रहे हैं। कहा जाता है पहले जब कभी कोई उधर गया तो जीवित नहीं लौटा। पता नहीं क्या सच और क्या झूठ है। प्रवीर बाबू की उत्सुकता जागी। उन्होंने पूछा, उस खंडहर का कोई मालिक नहीं है क्या? मन्नू ने बताया कि उसने बचपन में अपने दादाजी से सुना था कि कभी वो खंडहर बहुत गुलजार जगह हुआ करती थी। उसके मालिक नंदलाल घोष बाबू इस इलाके के जमींदार हुआ करते थे। वे बड़े दरिया दिल इंसान थे। उनके 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे ने तो नंदलाल बाबू जैसा स्वभाव पाया था, मगर छोटा बेटा लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा था कि उसे संभालना नामुमकिन हो गया था। दुनिया के सारे दुर्गुण उसमें थे और बस नंदलाल जी के जीते जी ही उसने संपत्ति के बंटवारे की रट लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय नंदलाल बाबू ने उसे समझा बुझाकर मना लिया था। इसी बीच एक सड़क दुर्घटना में नंदलाल बाबू के बड़े बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें तोड़ के रख दिया और उन्होंने स्वयं को पूजा पाठ में डुबो दिया। ऐसे में एक दिन प्रातः जब उनका खास नौकर उन्हें चाय देने गया तो देखा कि वे पलंग से आधे नीचे मृत अवस्था में पड़े थे। उनके गले पर कुछ निशान सा था जिससे मृत्यु संदिग्ध प्रतीत होती थी, मगर परिवार ने इस बात को छिपाकर शीघ्रता से उनका दाह संस्कार कर दिया। कहते हैं उनके दाह संस्कार के समय अचानक आकाश पर घने बादल छा गए और तूफानी हवाएं चलने लगी, जिससे शवदाह हेतु गए लोगों को वापस आना पड़ गया और उनकी चिता की आग बुझ जाने से शव अधजला रह गया। और अगले दिन जब परिवार के लोग वहां गए
तो वो शरीर चिता पर नहीं पाया गया था। कहते हैं कि बस तब से आज तक उस हवेली के आसपास उनकी आत्मा मंडराती रहती है। उनका पूरा वंश तो 1 वर्ष के अंदर ही न जाने कैसे समाप्त हो गया। सारी कहानी सुनकर प्रवीर बाबू को बचपन में मां से सुना कुछ किस्सा याद आने लगा। उनकी मां ने उन्हें बताया था कि मां का ननिहाल कभी मधुपुर में हुआ करता था। ऐसा उनकी मां की नानी ने बताया था कि उनकी मां की नानी अर्थात मां की परनानी शायद मधुपुर में रहती थी, जहां उनके परनाना नंदलाल जी जमींदार हुआ करते थे। मां को भी धुंधला सा ही याद था, क्योंकि मां की नानी भी मां के बचपन में ही गुजर गई थी। प्रवीर बाबू ने मन्नू की कहानी से अपने बचपन की यादों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की, मगर फिर न जाने क्या सोचकर उन्होंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और वर्तमान में लौट आए। उन्होंने मनोहर को पूरा किस्सा बताने के लिए धन्यवाद दिया और उसे साथ लेकर क्वार्टर आ गए। वहीं मुकुंदी से उन्होंने 3 कप चाय बनाने को कहा और खुद हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने चले गए। उनके लौटने तक मुकुंदी चाय और बिस्किट एक ट्रे में रखकर ले आया। तीनों ने चाय पी। मन्नू ने उन्हें पुनः रात की आहटों को नजरअंदाज करने का कहा और उनसे विदा ली, मगर प्रवीर बाबू को चैन नहीं था। वे उन आहटों और उस खंडहर हवेली के रहस्य से वाकिफ होने को बेचैन। उन्हें लग रहा था नंदलाल बाबू की आत्मा शायद आज भी उस इलाके में भटक रही है। उन्होंने तय किया कि आज सोएंगे नहीं, बल्कि जागकर जब आहट होगी तब बाहर बिना आवाज के निकलकर उन पेड़ों तक जाकर देखेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे साथ में टार्च तो रखेंगे, मगर जब तक जरूरी न हो जलाएंगे नहीं। उन्होंने एक माचिस की डिबिया भी अपने पास रख ली, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अचानक थोड़ा उजाला किया जा सके। बस रात का खाना खाकर उन्होंने मुकुंदी को सोने के लिए भेज दिया और खुद जागने के लिए कमर कसकर बैठ गए। उन्होंने लालटेन की रोशनी मध्यम की। वैसे तो इस गांव में बिजली का इंतजाम था, मगर रात 9 बजे के बाद अक्सर बिजली चली जाती, जो अगले दिन सुबह 9 बजे तक ही आती थी। इसलिए मुकुंदी रात को उनके कमरे में लालटेन जलाकर रख देता था। प्रवीर बाबू ने जागने की ठान तो ली थी, मगर लाख कोशिश के बावजूद वे रात 11 बजे के बाद जाग न सके। कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी नींद किसी आवाज से खुली, जैसे कोई पिछवाड़े चहलकदमी कर रहा हो। उन्होंने आंखें मली और सिरहाने रखी घड़ी में समय देखा। रात के 12:30 बज रहे थे। बाहर ठंड पूरे शबाब पर थी। उन्होंने जल्दी से उठकर खुद को कंबल से अच्छी तरह लपेटा, पिछवाड़े चल पड़े। बाहर आकर उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। झाड़ियों बीच उनके चलने से कुछ चरमराने जैसी आवाज जरूर हो रही थी, मगर वे बढ़ते रहे। आखिर वे अपनी बाउंड्री वॉल के नजदीक पहुंच गए। उन्हें लगा उनके पहुंचते ही कोई दौड़कर सामने वाले ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। अब उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने टार्च जलाकर ऊपर पेड़ को देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया, न ही फिर कोई आहट सुनाई दी। थोड़ी देर वहां रुककर वे वापस आ गए। फिर सारी रात उन्हें नींद तो नहीं आई, मगर उसके बाद कोई हलचल उन्हें नहीं सुनाई दी। अलस सुबह लगभग 4:30 बजे उनकी आंख लग गई। वो तो मुकुंदी ने उन्हें 7:30 बजे चाय लाकर जगाया, वरना शायद वे अभी 1-2 घंटे और सो लेते। उन्होंने उनिंदी आंखों से मुकुंदी की ओर देखा। मुकुंदी ने पूछा, क्या बात है साहब, रात ठीक से नींद नहीं हुई या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आप बड़े थके से लग रहे हैं। वे बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही जरा आलस सा लग रहा है। उन्होंने चाय पी और फिर नहाने चले गए। नहाकर थोड़ा हल्का महसूस हुआ। वे नाश्ता करके पोस्ट ऑफिस चले गए। मन्नू ने आकर उनका अभिवादन किया और फिर दोनों जन अपने काम में व्यस्त हो गए। दोपहर बाद आज कुछ विशेष काम नहीं था, सो उन्होंने मन्नू से कहा कि वो जब डाक बांटने निकलेगा तो एक मजदूर की व्यवस्था देख लेगा जो उनके क्वार्टर के पीछे उगी झाड़ियों की सफाई कर सके। मन्नू ने हामी भरी और बोला, अरे साहब, ये तो अपने बाजू में रहने वाला लल्लू ही कर देगा, आप उसे 2 रुपये दे देना। उन्होंने कहा, ठीक है। मन्नू ने बाहर निकलकर लल्लू को आवाज दी और उसे काम बता दिया। लल्लू रवाना हो गया। शाम को मन्नू को साथ लेकर प्रवीर बाबू घर आए। मुकुंदी उन्हें देखकर तुरंत चाय बनाने चला गया।
उसने अंगीठी पर चाय चढ़ाई तो प्रवीर बाबू ने लल्लू के काम के बारे में पूछा। मुकुंदी बोला, बस साहब, उसका भी काम हो ही गया है। तो वे बोले, उसके लिए भी चाय बना लेना। सबने चाय पी। मन्नू और लल्लू अपने अपने घर को चले गए और उन्होंने पीछे जाकर देखा तो बिल्कुल सफाचट मैदान निकल आया था। आंगन से बाउंड्री के बीच अब कोई व्यवधान न था। वे संतुष्ट हुए और उन्होंने आज रात आहट के रहस्य का उद्घाटन करने की ठान ली। रात उन्होंने हल्का भोजन किया ताकि नींद न आए और मुकुंदी से बोले कि थर्मस में 4 कप चाय भरकर रख देगा, उन्हें रात में कभी कभी तलब लगती है। मुकुंदी ने चाय बनाकर थर्मस में भर दी और सोने चला गया। प्रवीर बाबू आज पूरे चौकन्ने होकर बैठ गए। उन्होंने अपने कमरे की लालटेन भी बुझा दी ताकि बाहर से उनके जागते रहने का पता न चल सके। वे बिस्तर पर आंख खोलकर लेट गए। समय गुजरने लगा। दूर कहीं किसी पक्षी की कर्कश सी आवाज गूंजी। उन्होंने घड़ी में समय देखा। रात के 12:15 बज रहे थे। तभी जैसे आंगन में किसी के धप से कूदने की आवाज आई। प्रवीर बाबू सावधान हो उठे। वे बिस्तर से आहिस्ता से उठे और आंगन को चल पड़े। आंगन में घुप्प अंधकार था, मगर चूंकि वे खुद भी अंधेरे में बैठे थे सो आंखें अंधेरे में देख पा रही थी। उन्होंने स्पष्ट देखा कि एक मानव छाया सी आंगन में चहलकदमी कर रही है। सासी तो वे थे ही। आगे बढ़े और ललकारा, कौन है वहां पर? वहीं ठहरो। अचानक वह छाया रुक पड़ी। वे उसके नजदीक पहुंचे। उन्होंने टार्च जलाकर उसे देखना चाहा, मगर न जाने क्यों टार्च रोशन ही नहीं हुई। उन्होंने जेब से माचिस निकालकर तीली सुलगाई ही थी कि वह आकृति लोप हो गई। उन्हें सामने वाले ताड़ के पेड़ पर कुछ आहट सी सुनाई पड़ी। उन्होंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो वहां पर वही मानव छाया बिल्कुल फुनगी पर बैठी दिखाई दी। उन्होंने ललकारा, तुम जो कोई भी हो नीचे उतरो, वरना ठीक नहीं होगा। मुझे समझ आ गया है कि तुम माचिस से डरते हो। मैं और तीलियां जला दूंगा। वो आकृति अपनी जगह से नीचे आती महसूस हुई। प्रवीर बाबू अपनी जगह ही खड़े रहे। पलक झपकते ही वो आकृति उनके सामने थी। प्रवीर बाबू समझ गए कि ये कोई अशरीरी आत्मा है जो किसी कारणवश भटक रही है। उन्होंने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? जवाब में एक खुरदरी सी खरखराहट युक्त बलगमी सी आवाज आई, बेटा, मैं पिछले 70 सालों से भटक रहा हूं। मुझे कब से तुम्हारे आने का इंतजार था। अब तुम आ गए हो, मेरी मुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्रवीर बाबू ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो वो बोला, बेटे, मैं तो तुम्हारे जन्म के सालों पहले ही मर चुका था। फिर तुम मेरे बारे में कैसे जान सकते हो? उस छाया आकृति ने बोलना जारी रखा और पूछा, पहले ये बताओ बेटा, तुम प्रतिमा की बेटी नीलिमा के बेटे प्रवीर ही हो ना? प्रवीर बाबू चौंक कर बोले, जी, मगर आप उन लोगों को कैसे जानते हैं? छायाकृति बोली, बेटा, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? पिछले 70 सालों से मैं तुम्हारी ही राह तो देख रहा हूं। मैंने अपने प्राण की असमय आहुति इसी दिन के लिए तो दी थी, क्योंकि जब मेरे बड़े बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और छोटे बेटे का उत्पात बढ़ने लगा, तब अपने गुरुदेव की सलाह पर मैंने अपने परिवार की साख बचाने हेतु मंत्रों के द्वारा स्वयं को अपने परिवार की संपत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए उत्सर्ग कर दिया। उस समय से मैंने इस संपत्ति को अपनी बेटी के परिणाति के नाम पर सुरक्षित करते हुए स्वयं यक्ष की तरह उसकी सुरक्षा का भार संभाल लिया। और इस ताड़ के पेड़ के नीचे मैंने उस धन को अपने विश्वस्त नौकर धन सिंह की मदद से गड़वाकर मैं इस पेड़ पर रहकर उस धन की रक्षा करने लगा। मुझे इंतजार सिर्फ तुम्हारा ही था। मेरे गुरु महाराज ने मुझे उसी समय बता दिया था कि मेरी बेटी के वंश में चौथी पीढ़ी में प्रवीर नाम से जो बालक उत्पन्न होगा, वह अपनी उम्र के 50वें वर्ष में स्वयं ही यहां आकर इस संपत्ति को हस्तगत करेगा। तभी मेरी मुक्ति हो पाएगी। प्रवीर बाबू पूरी कथा सुनकर उसे अपने जीवन की घटनाओं से मिलाकर देखने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि छायाकृति सत्य ही कह रही है, क्योंकि उनका कलकत्ता से इतनी दूर स्थानांतरण साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं था। लेकिन उन दिनों कलकत्ता में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उन्होंने स्वेच्छा से इतनी दूर स्थानांतरण का आवेदन दे दिया था, जो तुरंत स्वीकार भी हो गया था। उन्होंने पूछा,
लेकिन आप उजाला क्यों नहीं होने देते हैं? मेरी टार्च आपके सामने नहीं जलती और माचिस जलाने पर आप लुप्त हो जाते हैं। आखिर क्यों? छायाकृति रुआंसी होकर बोली, बेटा, इस प्रेत योनि में यही विडंबना है कि हम उजाले में नहीं रह सकते। हमें बहुत तकलीफ होती है और आग से हमें बहुत डर लगता है। हम उसके समक्ष टिक नहीं सकते। प्रवीर बाबू बोले, मैं आपकी बातों को समझ तो रहा हूं, मगर मैं इस प्रकार ऐसी कोई अनजानी संपत्ति नहीं ले सकता। छायाकृति ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, बेटा ऐसा मत कहो। पिछले 70 सालों से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में था। यह धन तुम्हारा ही है। मैं कोई पराया नहीं, तुम्हारी परनानी का नाना हूं। तुम मेरे परिवार के सदस्य हो और तुम्हारे अलावा इस संपत्ति को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम इसे संभाल लो और मुझे मुक्ति दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। प्रवीर बाबू ने एक क्षण सोचा, फिर मन ही मन कुछ निश्चित करके उन्होंने कहा, मैं इस संपत्ति को लेने के बाद इसका मनचाहा उपयोग कर सकता हूं या नहीं? तो छायाकृति बोली, हां हां बेटा, एक बार संपत्ति तुम्हें सौंपने के बाद फिर तुम इसका चाहे जैसे उपयोग कर सकते हो। प्रवीर बाबू बोले, चलिए बताइए कहां है संपत्ति? छायाकृति उन्हें उन ताड़ के पेड़ों के पास ले आई। फिर उसने जाने क्या किया कि बीच वाले पेड़ के नीचे 3 पीतल के पुराने से घड़े दिखाई देने लगे। आकृति बोली, आगे बढ़ो और संभाल लो अपनी अमानत। प्रवीर बाबू मंत्रमुग्ध से बढ़े और उन्होंने उन घड़ों को एक एक कर छूना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने तीसरे घड़े को छुआ, तुरंत जैसे बिजली सी चमकी और वो छायाकृति जैसे जीवंत हो उठी। वो एक चमकदार पारदर्शी शरीर में परिणत हो गई और अत्यंत प्रसन्नता से बोली, तुम धन्य हो बेटा। तुमने मुझे इस प्रेत योनि से आज छुटकारा दिला दिया। अब आज तुम्हारी बदौलत मेरी मुक्ति हो गई। मैं चला और वो धीरे से हवा में विलीन हो गई। प्रवीर बाबू ने तीनों घड़े उठाकर कमरे में रखे और अगले दिन प्रवीर बाबू ने मन्नू के हाथ से जिलाधिकारी कार्यालय में एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें उन्हें अपने सरकारी क्वार्टर के पीछे खुदाई में मोहरे मिलने की सूचना दी गई थी। इस पर स्वयं उस जिले के अंग्रेज कलेक्टर ने मधुपुर आकर उन घड़ों की सुपुर्दगी ली और प्रवीर बाबू की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित करने सरकार बहादुर को चिट्ठी लिखने का वादा किया तथा प्रवीर बाबू को तत्कालीन नियमों के अनुसार उन घड़ों से प्राप्त संपत्ति का 10वां हिस्सा दिलाने का आश्वासन देकर चले गए। इस प्रकार मधुपुर के उस सरकारी क्वार्टर का किस्सा सभी लोगों को पता चला।